बात है आज से कुछ साल पहले की। हिमारी नाम की लड़की अपने पति रैन के साथ शादी के बाद हनीमून मनाने माउंट फ्यूजी घूमने आई। उन दोनों ने मिलकर आसपास की बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, मगर उस जगह के जंगलों में कुछ अजीब सा ही आकर्षण था जो हमेशा उन्हें अपनी तरफ खींचता था। वो कहीं भी जाते, किसी भी होटल में रुकते, सभी लोग उनको बस एक बात जरूर कहते थे कि उन्हें जहाँ घूमना है वो घूम सकते हैं, जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। होटल वाले पर्सनली उनको गाइड करेंगे, लेकिन भूल कर भी वो कभी भी जंगलों के अंदर ना जाएं। पूरी ट्रिप के आखिरी दिन जब वो दोनों घर लौटने से पहले इस पूरे हनीमून की यादों के बारे में सोच रहे थे, तभी हिमावारी ने अपने पति को सजेस्ट किया कि उन दोनों को एक बार जंगल में जरूर जाना चाहिए। अब वो जंगल उस होटल की खिड़की के कमरे से जहाँ वो लोग ठहरे थे वहाँ से साफ दिखाई देते थे, इतने सुंदर जैसे कि हरियाली खुद उनको बुला रही है। लेकिन कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। पर अफसोस के हिमारी ने हमारा ये इंडियन मीम देखा नहीं था। हिमारी ने कहा कि इस नजारे को उसने अगर करीब से नहीं देखा, जंगल को अंदर जाकर नहीं देखा, तो उसका ये हनीमून का जो ट्रिप है ना वो अधूरा रह जाएगा। अब भैया बीवी के आगे किसी की चलती है क्या? पति को भी एग्री करना ही पड़ा कि चलो घूम कर आते हैं, क्या ही हो जाएगा। और देखो हो गया, उनके ऊपर गौरव कटारे एक्स्ट्रा चैनल पर एक पूरा वीडियो आ गया। चलो मजाक को रखते हैं साइड में, जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। वो लोग चुपचाप जंगल के अंदर चले गए, क्योंकि अगर वो किसी को बता कर जाते तो कोई भी उनको जंगल के आस पास तक नहीं जाने देता। दोपहर का समय था, वो दोनों जंगल के अंदर घुस गए। अंदर उन्हें ढेर सारे नजारे देखने को मिले। उन्होंने सोचा कि वीडियो कॉल करके अपने दोस्तों को भी जरा ये नजारे दिखाए जाएं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्राई किया, देखा कि नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उन्होंने फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर ही अपना काम चला लिया। हर कदम पर सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज आ रही थी, मगर जंगल में तो ये सब आम था। जैसे ही वो लोग धीरे धीरे जंगल के और अंदर गए, उन दोनों ने अपने कान ढक लिए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक साथ उन दोनों के कान में चिल्ला रहा है। वहां आसपास कोई भी नहीं था, मगर फिर भी दोनों को यह एहसास एक साथ हो रहा था। चिल्लाने की आवाज इतनी जोर से थी कि मानो कान से खून ही निकल आएगा। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। उनके मन में बात भी चल रही थी कि शायद इसी वजह से लोग उन्हें जंगल में आने से रोक रहे थे, और वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक आवाज आनी बंद हो गई। एकदम से सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अब ये सब क्या चल रहा था वो समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके कान में एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आई, और उस आवाज ने उनसे कहा, डाई, यानी मर जाओ। और इतना सुनने के बाद वो अपना होश और हवास खो बैठे। दोनों एक ज़ोंबी की तरह जंगल के अंदर बढ़ते चले गए और धीरे धीरे जंगल की गहराई में खो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर और उनका कॉन्शियसनेस पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। 24 घंटे बीत गए। जब उनका कहीं पता नहीं चला तो होटल वालों को शक हुआ, क्योंकि वो अपना सामान लेने ही नहीं आए। उनके चेकआउट का भी टाइम हो गया था। तब पुलिस वालों को कॉल किया गया। जगह जगह ढूंढने पर भी जब उन दोनों का पता नहीं चला, तो फिर फाइनली जंगल के अंदर जाकर उनको खोजने का फैसला लिया गया, क्योंकि अब यही एक जगह बची थी जहां वो मिल सकते थे। जंगल के अंदर कुछ दूरी पर सबसे पहले तो पुलिस वालों को उन दोनों के फोन मिले, जिससे पुलिस वालों को यकीन हो गया कि ये लोग सही दिशा में जा रहे हैं। और आगे जाकर उन्हें एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो भयानक था, लेकिन उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने देखा कि उस जंगल के दो बड़े पेड़ों से निकलने वाली लताएं हिमारी और रेन की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पेड़ ने पकड़कर रस्सी पे लटका दिया हो। पुलिस वालों ने भी ये सब देखकर कहा कि हमें लगा ही था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि वहां पर ऐसी घटना बड़ी आम है। उस जंगल के अंदर एक ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो पहले लोगों को अंदर बुलाती है, फिर उन्हें सम्मोहित करके उनसे हत्या करवा लेती है। पुलिस वाले 1000 से ज्यादा लोगों को ऐसी हालत में देख चुके थे और वो सब जानते थे। इसीलिए तो वहाँ के लोकल लोग आने वाले टूरिस्ट को जंगल में जाने से मना करते थे। लेकिन अगर इंसान इतना ही समझदार होता और अपने भले की बात मान लिया करता, तो भाई दुनिया के आज ऐसे हालात थोड़ी होते। खैर, दुनिया के हालातों के बारे में हम बात करते हैं हमारे गौरव कटारे चैनल पर। अभी हम बात करेंगे इस हॉन्टेड जंगल पर जो लोगों की जान ले लेता है। और ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये जंगल एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। पर आखिर कौन सी शैतानी ताकत छुपी हुई है इस जंगल के अंदर जो लोगों को बुलाकर खुद ही उन्हें ऊपर पहुंचने पर मजबूर कर देती है? तो फटाफट से हो जाओ तैयार, क्योंकि हम चलने वाले हैं उस सफर पर जहां पर खोलेंगे हम इस रहस्यमय जंगल के सारे राज। एक ऐसा जंगल जहां पर जाना हो सकता है आपकी आखिरी गलती। आज के फाड़ो वीडियो में
ये है माउंट फ्यूजी। कहने को तो एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कभी भी फट के आसपास के इलाकों को शमशान बना सकता है, मगर अपने अंदर ये इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रखता है कि इसका एग्जिस्टेंस जापान के लिए बहुत जरूरी है। और इसी ज्वालामुखी के छोर पर मौजूद है ये जंगल, ये घना जंगल जो ऊपर से देखने पर भले ही बड़ा खुशनुमा लग रहा हो, मगर यकीन मानिए यहाँ जाने के बाद इंसान का हर पल उसका आखिरी पल बन जाता है। और इस जंगल का नाम है ओकीगहारा फॉरेस्ट। इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होगा कौन सी बड़ी बात हो गई, होगा कोई जंगल जहां पर जाकर लोग खुद को ऊपर पहुंचा लेते हैं, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। कहानी बड़ी पुरानी है और काफी उलझी हुई है। सदियों पहले की बात है, जापान के दो प्रांतों में जब जंग चल रही थी तो दोनों साम्राज्यों के बीच रास्ते में पड़ता था ये माउंट फ्यूजी। जब आक्रमण करने वाले राजा की सेना युद्ध में हारने वाली थी, तब सेनापति ने अपने एक मैसेंजर को भेजा राजा के पास ये बोलने के लिए कि हमें थोड़ी और सेना दे दो क्योंकि हम युद्ध हार रहे हैं। अगर ज्यादा सैनिक मिलेंगे तो शायद हम जंग जीत जाएंगे। जब जापान में शहर ना के बराबर थे, जंगल ही जंगल थे, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए दो रास्तों का इस्तेमाल करते थे। पहले तो कंस्ट्रक्ट किए गए कच्चे रास्ते, जिन्हें राजा महाराजा या ट्रेडर्स इसलिए बनवाते थे ताकि उनका कार्गो सही सलामत जा सके या उनकी सेना अच्छे से ट्रैवल कर सके। ये रास्ते साफ होते थे, सुरक्षित होते थे और बहुत ही ज्यादा सीधे होते थे। मगर चूंकि इन्हें अलग से बनाया जाता था तो ये काफी ज्यादा लंबे होते थे। इन पर सफर करने का मतलब है अपनी यात्रा के समय को बढ़ा लेना। अब चूंकि इस टाइम जब युद्ध चल रहा था तो मैसेंजर को जल्दी राजा तक संदेश पहुंचाना था, तो उसने जंगल का रास्ता चुन लिया। उसने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। हालांकि ये जंगल एक भूल भुलैया की तरह था, यहाँ पर काफी खतरनाक आदिवासी रहते थे, फिर भी वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही उसका पैर रास्ते में फिसल गया और सर सीधा जमीन पर पड़े पत्थर से जा लड़ा। उसका खून बह रहा था, वो होश खो रहा था। उसने सिर पर लगी चोट के बावजूद भी उठकर वापस से अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखने की कोशिश की, लेकिन घाव की वजह से, खून बहने की वजह से, भूख प्यास से 6 घंटों के बाद उसकी वही जंगल में मौत हो गई। और चूंकि उसकी लाश वहीं लावारिस पड़ी रह गई तो उसकी कोई भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया नहीं हुई। उसकी लाश वहीं पड़ी सड़ गई। अब चूंकि संदेश नहीं मिला, राजा सेना नहीं भेज पाया, तो जो दूसरी सेना थी वो जंग हार गई। अब जितने भी युद्ध में सैनिक मारे गए, उनकी लाशों का अंतिम संस्कार हुआ तो उनकी आत्मा को तो मुक्ति मिल गई। लेकिन सबसे बुरा हुआ इस मैसेंजर के साथ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि भाई ये गायब कहाँ हो गया। और इस मैसेंजर की आत्मा थी ना, वो बन गई यूरी, एक अतृप्त आत्मा जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली। लेकिन इस मैसेंजर से पहले से ही जंगल की हिस्ट्री या कहें तो इतिहास काफी खराब रह चुका है। यहाँ पर हर कोई रास्ता भूल जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान यहीं पर फंस जाता है, फंसकर मर जाता है और उसकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है। और कहा जाता है कि ये जितनी सारी आत्मा है ये आने वाले और इंसानों को जानबूझकर भटकाते हैं। मतलब हम तो डूबे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। ऐसा बताया जाता है कि उस मैसेंजर का पैर अपने आप नहीं फिसला था, इसके पीछे भी किसी पुरानी आत्मा का हाथ रहा होगा। आत्माएं चाहती है कि इस जंगल में आत्माएं बढ़ती जाएं और आत्माओं का परिवार बड़ा होता जाए। हालांकि ये सब पुरानी कहानियां हैं, तो इन सब के बावजूद आपको लगता होगा कि आखिर कौन ही इस जंगल में जाना पसंद करेगा, इवन कोई इसकी तरफ देखेगा भी क्यों। लेकिन आगे मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं ना जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देगी। क्या आप रोटी के 2 निवालों के लिए अपने सगे माँ बाप को एक घने हॉन्टेड खतरनाक जंगल में छोड़ आ सकते हो? सुनकर ही गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि हमारे कल्चर में पेरेंट्स के लिए कितनी ज्यादा एम्पैथी, कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। लोग जान दे देते हैं पेरेंट्स के लिए। मगर जापान जो कि अपने कल्चरल रिस्पेक्ट के लिए हमसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पर कुछ ऐसा ही हुआ। 18वीं शताब्दी में जापान में भीषण भुखमरी फैली, जिसे द ग्रेट तेनमी फैमिन, मतलब महान तेनमी अकाल कहते हैं। इस भुखमरी में लोगों की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने परिवार के हर एक सदस्य को एक एक निवाला भी नहीं खिला पा रहे थे। अब लोगों के पास सर्वाइवल के लिए केवल 2 ऑप्शन मौजूद थे, या तो खुद सब कुछ खा जाएं, बाकियों को मरने के लिए छोड़ दें, या फिर कमजोर लोगों को मरने के लिए छोड़ दें, बाकी लोग बच जाएं। और अगर आप ज़ोंबी अपोकलिप्स में सर्वाइव करने के वीडियोस देख चुके हो मेरे, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर तुमने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, देख डालो। अब ये जो भुखमरी पड़ रही थी ना, यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जिसका गवाह बना ये ओकीगहारा फॉरेस्ट। एक दर्दनाक प्रथा जिसका नाम था ऊबा सूते। यहाँ पर घर के बुजुर्गों को या बीमार लोगों को जो कि बोझ बन चुके होते हैं टेक्निकली, उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि उनके हिस्से का खाना बचा रह सके, वो जंगल में मर जाए और उनके हिस्से का खाना खाकर बाकी बच्चे या जवान लोग घर के जो है वो बचे रहे। सोचो उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने इतनी मुसीबतों से अपने बच्चों को पाला और वो बच्चे
रोटी के टुकड़े के लिए अपने खुद के सगे माँ बाप को जंगल में मरने के लिए छोड़ आ रहे हैं। अब जब वो मरते हैं तो उनकी बॉडी का क्या होता है? बॉडी यूं ही जंगल में सड़ती रहती है, कोई क्रियाक्रम नहीं होता, इवन किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन कैसे मरा। तो फाइनली इनकी जो आत्माएं हैं वो यूरी का रूप लेकर, या कहे तो अतृप्त आत्मा का रूप लेकर भटकेंगी नहीं, दूसरों को परेशान नहीं करेंगी, तो और क्या करेंगी? अब दशकों बाद देश के हालात तो बदल गए, लेकिन इस जंगल की पवित्रता पूरी तरीके से भंग हो गई। ये एक हॉन्टेड जंगल बन गया। यहाँ पर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। जब कोई जाता था उसके साथ कोई ना कोई बुरी घटना होती थी। ऐसा लगता था कि कोई जंगल में से देख रहा है। चाहे कोई कितना ही खुशनुमा इंसान क्यों ना हो, इस जंगल में जाते ही उसे पुराने दुख, पुरानी यादें सताने लगती थी। वो खुद ही अपना पत्थर से सिर मार लेता था या कोई जहरीला फल खा लेता था। कुल मिलाकर इस जंगल में जो जाता था वो लौट कर नहीं आता था। इस जंगल का रिकॉर्ड इतना खराब हो गया कि लोगों ने यहाँ पर जाना ही बंद कर दिया। अब सवाल ये आता है कि जिस जगह पर जाने पर आत्माएं लोगों को मार दिया करती थी, वहां पर जो लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, तो भी ये जंगल लोगों को कैसे अपना शिकार बना लेता है? वेल, इसका जवाब बहुत ही सिंपल 2 शब्दों में है, कुरोई जुकाई। साल 1960 में जापानी राइटर सीचो मत्सुमोतो ने एक नॉवल पब्लिश किया जिसका नाम था कुरोई जुकाई। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर नॉवल था। इसकी एंडिंग में 2 कैरेक्टर होते हैं जो कि कपल होते हैं। वो ओकीगाहारा जंगल में जाकर खुद की जान ले लेते हैं। और इस नॉवल में इस सारी घटना को इतना बेहतरीन और रोमांटिक तरीके से लिखा गया कि उस समय के जो यंग एडल्ट्स थे ना, उनके लिए भाई एक रोमांटिक सिंबल बन गया। मतलब लोग ऐसा मानने लगे कि जिन्हें सच्चा प्यार होता है उन्हें मौत भी जुदा नहीं कर सकती। वो जंगल में जाकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और इस चक्कर में जो यंग कपल्स थे, जो प्यार में पागल थे, वो इस जंगल में जाने लग गए। 1960 के बाद लोग गलती से नहीं आते थे इस जंगल में। कपल्स खुद से अपने प्यार को अमर बनाने के लिए जंगल में जाते थे। अब ये वो समय है जहां पर इतना ज्यादा रिकॉर्ड्स रखा नहीं जाता था चीजों का, लेकिन इतना जरूर है कि उस दौर में हर साल 100 से ज्यादा कपल्स ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी इस जंगल में। और उसके बाद से इस जंगल को ये जो टाइटल है वो मिला, द सुसाइड फॉरेस्ट। अब ये किताब जब तक पॉपुलर थी तब तक तो लोग जंगल में जा रहे थे, भूतों का काम चल रहा था, लोग खुद से आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोग इस किताब के बारे में भूलते चले गए, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई और कपल्स में भी थोड़ी सी अकल आ गई कि भाई क्या ही करना है जंगल में जाकर। तो जंगल में ऐसे कपल्स का लोगों का जाना ना के बराबर हो गया। लेकिन मौत चुप थोड़ी बैठने वाली थी, वो अपने शिकार के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। साल 1991 में जापान में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ। ये क्राइसिस इतना बड़ा था कि साल 2003 तक अर्थव्यवस्था इससे उभर नहीं पाई। इकोनॉमी के रिकवर होते होते 15 साल बीत गए। लोगों की नौकरियां चली गई, महंगाई बढ़ गई, सेविंग्स खत्म हो गई। लोगों के पास केवल 2 रास्ते बचे थे, या तो वो खुद को दिवालिया घोषित करके सड़क पे आ जाए या फिर जीरो से स्टार्ट करें, सब कुछ खो देने के बाद जो उन्होंने सालों की मेहनत से कमाया था। मगर जापान में एक कहावत है कि बैंकरप्सी एड्स की तरह होती है। इसे एक्सेप्ट करना इतना शर्मनाक होता है वहां के समाज, सोसाइटी में, कि इससे बेहतर है कि इंसान ऊपर चला जाए। और अब अधिकतर लोगों ने यही किया। लेकिन ये करने का सबसे अच्छा, मतलब कहें तो सरल रास्ता क्या था? उस जंगल में जाना। और इत्तेफाक कहें या फिर स्ट्रेटजी, मगर उसी दौरान साल 1993 में इकोनॉमिकल क्राइसिस के बीच वातारू सुरुमी ने एक किताब लिखी, द कंप्लीट मैनुअल ऑफ सुसाइड। और उस किताब में ओकीगाहारा फॉरेस्ट के बारे में पता है क्या लिखा गया? द परफेक्ट प्लेस टू। अब कोई होगा तो सोचेगा भैया किताब में ये सब लिख देने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ गया। उस समय लोगों की जो मनोदशा चल रही थी ना, लोगों ने इस किताब को एक गाइड की तरह लेना शुरू कर दिया। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। पुलिस ने खुद कई बार एविडेंस रिपोर्ट में लिखा है कि जिन जिन लोगों की उस जंगल में लाश पाई गई, या कहे तो जिन जिन ने अपनी जिंदगी उस जंगल में खत्म करी, उनके पास ये किताब मिली। साफ मतलब है कि इस किताब के द्वारा ही वो लोग इंस्पायर्ड हुए ऐसा काम करने के लिए। अब वो किताब तो हिट हो गई, उस राइटर ने तो पैसा कमा लिया, लेकिन उसने पता नहीं कितने लोगों को गलत रास्ते पर भेज दिया। और इस पूरे इतिहास के दौरान अलग अलग इंसिडेंट्स में इस जंगल में इतने सारे लोग ऊपर गए कि जंगल जो है ना आत्माओं का हब बन चुका है। ये पूरी तरीके से हॉन्टेड हो चुका है। अब जो लोग यहाँ जाते हैं ना, उन्हें डर वर नहीं लगता, उन्हें सीधे भूतिया एक्सपीरियंस होते हैं। कोई अगर गलती से यहाँ चला जाए और इन स्पिरिट्स को समझकर उनकी रिस्पेक्ट करके धीरे से वापस आ जाए, तब तो वो बच जाता है। लेकिन कोई ज्यादा जबरदस्ती करता है, ज्यादा होशियार बनता है ना जंगल में जाकर, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। उसकी लाश हमेशा रहस्यमय हालातों में ही मिलती है। पुलिस अब इन सब चीजों को लेकर यूज्ड टू हो चुकी है। उन्हें मालूम है कि कोई ना कोई जाएगा और शिकार बन जाएगा जंगल में। एंड टेक्निकली मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो भी इस चीज का बड़ा फायदा उठाते हैं। उन्हें अगर किसी को ऊपर पहुंचाना होता है तो वो इस जंगल में ले जाकर
उसका मंगल कर देते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं ठीक है, आत्माओं ने शिकार कर लिया है, कोई इन सब चीजों की ज्यादा तफ्तीश नहीं करता और क्रिमिनल साफ साफ बच के निकल जाते हैं। अब क्रिमिनल भी साफ साफ बच के निकल पाते हैं या नहीं, क्योंकि भैया क्रिमिनल्स भी तो इंसान ही है, उनको भी जंगल में जाने से डर तो लगता ही होगा। और इस जंगल का ये जो पूरा इतिहास है ना, ये कोई सीधा साधा नहीं रहा है, ये ट्रेजेडी से भरा हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है कि आज भी इस जंगल में जो भी घटनाएं होती है उनके पीछे इंसानों का हाथ है, या फिर सच में ये जंगल पूरी तरीके से हॉन्टेड हो चुका है? वैसे मैं एक चीज बताऊं तुमको, अगर ये जंगल हॉन्टेड हो चुका है ना तो अच्छी बात है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि हॉन्टेड होने की वजह से कम ये जंगल बचा तो रहेगा। क्योंकि देखो अमेज़न जंगल जिसे तुम हरा भरा मानते थे ना, अब वो इतना हरा भरा नहीं रहा है। अलग अलग एरियाज में उसकी ऐसी कटाई और ऐसी छटाई चालू हुई है ना कि बहुत ही जल्द ये नक्शे से मिट जाएगा दुनिया के। तो कम से कम एक जंगल तो है जो हॉन्टेड होने की वजह से बचा रह जाए। एनीवे, ये तो था मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है, कैसी लगी आपको इस जंगल की हिस्ट्री, इसकी कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी कमेंट करके बताना कि क्या तुम कभी किसी हॉन्टेड जंगल में या किसी हॉन्टेड जगह पर गए हो, और अगर गए हो तो तुम्हें कैसा फील हुआ था, मुझे कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले एक और फाड़ वीडियो में।